सर, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 रेसिडेंशियल स्टेटस बुक से। यहाँ पे क्या है सर, सबसे पहले तो नंबर ऑफ़ डेज दे दिए हैं, ठीक है। मंथ्स ऑफ 30, जो 30 डेज़ का जो मंथ है वो अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, ये 4 महीना है। 31 दिन का महीना जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर 7 है। लास्ट 4 लीप ईयर्स, ठीक है सर, 2012, 2016, 2020 और 2024 है। ये सब हम लोग सर नोट्स में डिस्कशन ऑलरेडी जस्ट इसके बाद में या पहले आपको मिल जाएगा, जो भी आप पहले देखेंगे, ठीक है। टोटल इनकम अब देखिए क्या है, कंप्यूटर होगा आउटर रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एसएससी जानने के बाद प्रीवियस ईयर में एज मेनी अंडर आर डिफरेंट हो सकता है। रेसिडेंशियल स्टेटस हर ईयर चेंज होते रहता है। सिटीजनशिप और रेसिडेंशियल स्टेटस दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है। सिटीजन ऑफ इंडिया हो सकते हो बट नॉन रेसिडेंट हो सकते हो इनकम टैक्स पर्पज़ के लिए। रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन होता है एवरी ईयर, बदलता रहता है, ठीक है। अब बेसिक कंडीशन ये दिया हुआ है जो कि हम लोग नोट्स में बहुत अच्छा से डिस्कस किए हैं सर। 182 दिन या उससे ज़्यादा होना चाहिए, अगर नहीं हो रहा है तो दूसरा कंडीशन स्टे होना चाहिए 60 दिन या उससे ज़्यादा, एंड 365 दिन होना चाहिए लास्ट 4 प्रीवियस इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर में, रिलेवेंट प्रीवियस ईयर से, ठीक है। अगर ये दोनों सेटिस्फाइड हो गया, नोट पीरियड ऑफ स्टे में नॉट बी कंटिन्यू, जरूरी नहीं है लगातार हो। डेट ऑफ डिपार्चर और अराइवल बोथ कंसीडर्ड होगा, स्टे इन इंडिया में ही माना जाएगा, सिर्फ इस कंडीशन को छोड़ के क्रू मेंबर का कंडीशन को छोड़ के सर, ठीक है। अब देखो एग्जांपल दिया गया है, ये है बेसिक कंडीशन, इसके बाद है एडिशनल कंडीशन, ये बाद में रिवीजन में पढ़ लेना है ऐसे ही मन करे तो। एडिशनल कंडीशन, ठीक है, क्या है, यहाँ पे तो आप रेसिडेंट बन गए, अब ROR बनोगे या RNOR बनोगे यहाँ डिसाइड होता है, ठीक है। सेकंड, एन इंडिविजुअल इज सेड टू बी रेसिडेंट और ऑर्डिनरी रेसिडेंट इफ़ इज सेटिस्फाइड बोथ ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, दोनों सेटिस्फाइड होना चाहिए। रेसिडेंट होना चाहिए एनी 2 लास्ट 10 प्रीवियस ईयर में से कोई भी 2 साल, स्टे होना चाहिए लास्ट का 7 ईयर में 730 दिन या उससे ज़्यादा, दैट इज़ रिलेवेंट प्रीवियस ईयर को छोड़ के 7 साल, दैट इज़ ठीक रिलेवेंट प्रीवियस ईयर का इमीडिएटली प्रीसीडिंग 7 ईयर, ठीक है। 770 दिन टोटल होना चाहिए, ठीक है। ये दोनों हो गया तो ROR, दोनों सेटिस्फाई नहीं हुआ तो RNOR। फिर ये देख लेना, ये भी थर्ड एग्जांपल देख लेना, यहाँ लिखा हुआ है एज ऑल एज एडिशनल कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड देयरफॉर RNOR बन गया ये, ठीक है। ये बाद में सर देख लेना क्वेश्चन के टाइम में, ठीक है। अब अगला स्पेशल कैटेगरी इंडिविजुअल जाने वाले लोगों के लिए है, ठीक है सर। एन इंडियन सिटीजन जो लीव कर रहा हो इंडियन, ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहा हो, जॉब, बिजनेस या प्रोफेशन के लिए जा रहा हो, ठीक है। इंडियन सिटीजन लीव्स इन इंडिया, क्रू मेंबर हो इंडियन शिप का वो जा रहा हो, ठीक है, इंडियन शिप को लेके। नोट डेट ऑफ ज्वाइनिंग एंड डेट ऑफ साइनिंग ऑफ एज पर कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट माना जाएगा, कंसीडर किया जाएगा आउटसाइड इंडिया इन केस ऑफ क्रू मेंबर ऑफ फॉरेन गोइंग शिप के केस में, ठीक है। ज्वाइनिंग डेट और आउट डेट, ठीक है, ये दोनों दिन आउटसाइड इंडिया माना जाएगा ओनली क्रू मेंबर के केस में, ठीक है, जो शिप चलाता है वो लोग के लिए है, ठीक है, ओनली क्रू मेंबर के लिए है ये नोट बस। फिर कुछ कंडीशन दिया गया है, ठीक है, कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, ये सब क्वेश्चन देख लीजिएगा सर। फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन और इंडियन सिटीजन जो विजिटिंग इंडिया आ रहा है, सबसे पहला 182 दिन है या नहीं वो देखना है। एडिशनल कंडीशन चेक करो, ROR बना दो या RNOR बना दो, नहीं है तो इसके लिए स्पेशल रूट बनाया है गवर्नमेंट, ये तीनों सेटिस्फाइड हो जाए तो बना दो RNOR, नहीं हो रहा है तो बना दो NR। इंडिया में स्टे 120 दिन से ज़्यादा हो, लास्ट 4 साल में 365 दिन से स्टे ज़्यादा हो, इंडियन इनकम 15 लाख से ज़्यादा हो। इंडियन इनकम मतलब इंक्लूड्स फॉरेन इनकम, वो फॉरेन बिजनेस इनकम जिसका कंट्रोल इंडिया में हो, और वो फॉरेन प्रोफेशनल इनकम जिसका सेटअप इंडिया में हो, इंडिया से लिंक होना चाहिए वो भी, इसी वजह से वो दोनों इनकम इंडियन इनकम कहलाता है, ठीक है सर। अब हम थोड़ा सा सर और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सच पर्सन इज नॉट पेइंग टैक्स इन एनी डीम्ड रेसिडेंट सेक्शन 6 सब सेक्शन 1A के तहत इंडिविजुअल को मान लिया जाएगा RNOR इफ़ ये सेटिस्फाइड हो जाए तो ये तीनों कंडीशन, ठीक है। इंडिविजुअल इंडियन सिटीजन होना चाहिए, टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज बट इंक्लूडिंग फॉरेन बिजनेस जिसका कंट्रोल इंडिया में हो एंड सेटअप इंडिया में हो, एक्सीड होना चाहिए 15 लाख से ज़्यादा होगा। इंडियन इनकम एक्सीड हो रहा है 15 लाख रुपये, एक रुपये से ज़्यादा तो डिडक्शन लेस करके, हाँ ध्यान रखना कि डिडक्शन लेस करने के बाद का अमाउंट 15 लाख 1 रुपये से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है सर। फिर सच पर्सन इज़ नॉट पेइंग टैक्स एनी कंट्री, ठीक है, ड्यू टू डोमिसाइल और रेसिडेंस, कहीं नहीं दे रहा हो टैक्स, ठीक है, तो वो चीज़ ये भी स्पेशल कैटेगरी है। फिर यहाँ पे सर
डिटरमाइन करना है इस क्वेश्चन में। सिंस 91 डेज 3 साल लगातार कभी नहीं रहा है, इस वजह से एवरेज दिया हुआ है कि नोट 365 डेज़ के लिए मिनिमम 91 डेज़ या 92 डेज़ एवरेज डेज़ रहना होगा हर 4 साल, ठीक है, हर साल में। देयरफॉर ये NR है, बिकॉज सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है। इसी तरह इलस्ट्रेशन दिया हुआ है 2, 3, 4, ये सब का आंसर आपको सर मिल जाएगा कॉपी में। 5, ठीक है, 5 और 6 में यहाँ पे 2 केस दे दिया गया है कि केस 2 EE अगर पेमेंट के लिए गया, ठीक है, EE एम्प्लॉय प्रोजेक्ट के लिए गया हो आउटसाइड इंडिया, क्या ये स्पेशल कैटेगरी वाला एम्प्लॉयमेंट में कवर होगा? नो, बिकॉज टेम्पररी गया है। ओनर विजिट के लिए गया आउटसाइड इंडिया फॉर बिजनेस टूर, क्या ये स्पेशल एम्प्लॉय में कवर होगा? नो, बिकॉज टेम्पररी गया है, परमानेंटली जाता तो होता, ठीक है सर। यहाँ पे 6 वाला क्वेश्चन क्या है, इंडियन सिटीजन जो लीव कर रहा है इंडिया को 2024 रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में, ठीक है सर। यहाँ पे देखिए असेसमेंट ईयर दिया हुआ है सर 25-26, मतलब रिलेवेंट प्रीवियस ईयर का बात हो रहा है 2024-25 का, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है सर, फिर 8 है, फिर 9 है, ये सब इलस्ट्रेशन सॉल्व किया हुआ है, आंसर आपको मिल जाएगा। फिर ये कुछ एग्जांपल्स दिया हुआ है, ये सब भी हो जाएगा, ठीक है। ये सब रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी। फिर यहाँ पे स्कोप ऑफ टोटल इनकम सर आता है बात, ठीक है। ये चैप्टर का पार्ट 2 जो कि हम लोग नोट्स में भी डिस्कस किए थे, समरी नोट्स में। इंडिया इनकम अक्रू और राइज कहाँ हो रहा है, रिसीव कहाँ हो रहा है, और इनकम को क्या मानेंगे। अक्रू और राइज इंडिया में हो रहा है, रिसीव भी इंडिया में हो रहा है, इंडियन इनकम। अक्रू और राइज इंडिया में हो रहा है, रिसीव भी रिसीव आउटसाइड इंडिया में हो रहा है, तो इंडियन इनकम, बिकॉज अक्रू और राइज इंडिया में हो रहा है। अक्रू और राइज आउटसाइड इंडिया हो रहा है, रिसीव इंडिया में हो रहा है, तो भी इंडियन इनकम, बिकॉज रिसीव इंडिया में हो रहा है। आउटसाइड इंडिया अक्रू और राइज भी हुआ, रिसीव भी आउटसाइड इंडिया में हुआ, तो फॉरेन इनकम माना जाएगा। ROR को टैक्सेबल देना होगा इंडियन इनकम पे भी प्लस फॉरेन इनकम पे भी, दैट इज़ ROR ग्लोबल इनकम पे टैक्सेबल होता है, ठीक है, मतलब दैट इज़ टैक्स देता है इंडिया में। NR टैक्सेबल होगा सिर्फ और सिर्फ इंडियन इनकम उसके ऊपर, और फॉरेन इनकम NR टैक्स नहीं देगा, ठीक है। अब देखिए सर, जो RNOR है, ठीक है सर, वो उसके लिए इंडियन इनकम टैक्सेबल तो होगा ही, फॉरेन इनकम में, ठीक है, नन टैक्सेबल होगा, बस ये 2 को छोड़ के। वो फॉरेन बिजनेस इनकम टैक्सेबल होगा जिस बिजनेस इनकम का कंट्रोल इंडिया में हो। ध्यान देना, RNOR का केस है, तो अगर किसी SSC को RNOR मान रहे हो तो उसका ऐसा बिजनेस इनकम को भी जोड़ना 15 लाख के लिए, और अगर कोई NR मान रहे हो तो ऐसा वाला बिजनेस इनकम उसका मत जोड़ना आंसर के लिए, ठीक है। सिंपल सा एक चीज़ बता दे रहे हैं सर, वो चीज़ ध्यान रखिएगा। और ROR का तो बात ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। बिजनेस इनकम जिसका कंट्रोल इंडिया में हो, प्रोफेशनल इनकम जिसका प्रोफेशनल सेटअप इंडिया में हो, ठीक है सर, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, वही बात है, ठीक है। अब देखते हैं सर, आगे आते हैं। अब ये जो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि सारा इनकम को अक्रू और अराइज माना जाएगा, इंडिया में ही हो रहा है, इन एनी प्लेस आउटसाइड इंडिया, कहीं भी हो, वैसे ये चारों को छोड़ के। परचेज़ किया इंडिया में और माल को भेज दिया आगे, कलेक्शन किया न्यूज़ में, आगे दूसरे देश में चला रहे हो, शूटिंग किया फिल्म का, फॉरेन सिटीजन कर रहा है या फर्म कर रहा हो, बट उस फर्म का कोई पार्टनर इंडिया सिटीजन या रेसिडेंट इंडिया नहीं होना चाहिए। कोई कंपनी आके इंडिया में शूट कर रहा हो, बट उसका कोई शेयर होल्डर इंडियन सिटीजन या रेसिडेंट नहीं होना चाहिए इंडिया में। फॉरेन इनकम इंगेज्ड हो बिजनेस इन माइनिंग ऑफ, कोई फॉरेन कंपनी हो जो इंगेज है वो बिज़नेस में माइनिंग ऑफ डायमंड्स का, वो आके डिस्प्ले कर रहा है अनकट एंड अनसॉर्टेड डायमंड्स को इन एनी स्पेशल जोन में जो नोटिफाइड है CG के द्वारा। इन चारों चीज़ से जो भी पैसा इनकम होगा उस पैसा को इंडियन इनकम नहीं माना जाएगा, बिकॉज इंडिया में बिजनेस रिलेशन ही नहीं माना जाता है, बिजनेस कनेक्शन ही नहीं है, इन चारों केसेस में माना जाता है। ये हम लोग पढ़ेंगे सर डिटेल से CA फाइनल में। अब अगला है कि अगर कोई एनी प्रॉपर्टी है या ऐसी कोई एसेट है या सोर्स ऑफ इनकम है जो इंडिया से हो रहा है, वो भी इंडियन इनकम ही माना जाएगा। देखिए बेसिकली इसको बनाया गया था नॉन रेसिडेंट, जो सेक्शन 9 है, ये इसको बेसिकली बनाया गया है नॉन रेसिडेंट को कवर करने के लिए। हम लोग बुक में इसके बारे में समरी नोट्स में काफ़ी अच्छे से चर्चा किए हैं। थ्रू द ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल एसेट सिचुएटेड इन इंडिया, कैपिटल एसेट ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जैसे वोडाफोन का केस हुआ था, ठीक है, बट जो कि इंडिया में है, डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया में ही माना जाएगा ऑलवेज, ठीक है। वो इनकम जो फॉल हो रहा है सैलरी में, जैसे फॉल हो रहा है सैलरीज में, डीम्ड और अक्रूज
डीम टू अक्रू और राइज इन इंडिया में ही माना जाएगा, अर्न हुआ है इंडिया में, ऐसा माना जाएगा। अगर कोई एनआर सर्विसेज देता है इंडिया में, उसको माना जाएगा कि वो पैसा इंडिया में ही वो उसको माना जाएगा कि वो इंडियन इनकम है, चाहे पैसा उसको कहीं भी दो, ठीक है। अगला, इनकम फ्रॉम सैलरी पेएबल टू गवर्नमेंट सिटीजन ऑफ इंडिया सर्विसेज रेंडेड आउटसाइड। आईएएस ऑफिसर, आईएफएस ऑफिसर को इंडियन गवर्नमेंट पैसा देता है सैलरी के रूप में, वो भी इंडियन इनकम ही माना जाएगा। हाँ, पर परक्विजिट्स दिया जाता है, कुछ अलाउंसेस दिया जाता है, वो एग्जेम्प्ट होता है, ठीक है। उसके ऊपर टैक्स नहीं लगाता है इंडियन गवर्नमेंट। डिविडेंड पेड किया इंडियन कंपनी ने, कहीं भी दिया, इंडियन इनकम ही माना जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन का पेमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंडियन इनकम माना जाएगा, और उस इंटरेस्ट ऑन लोन अमाउंट के ऊपर, ठीक है सर, दिया जाएगा ये पैसा, उसके ऊपर भी इंडियन इनकम मानते हुए टैक्सेबल होगा, ठीक है। कोई मतलब नहीं, आर ओ आर फार कोई भी हो, ठीक है। अगर रेसिडेंट और आर एन ओ आर है, वो किसी बाहरी से पैसा लिया, उस पैसा को इंडिया में लगाया किसी सोर्स से पैसा अर्निंग करने के लिए, तो वो जो पैसा जब उसको रिटर्न भी करेगा, जैसे इलॉन मस्क का एग्जांपल दिए थे, इलॉन मस्क से गवर्नमेंट पैसा लिया, उसको वापस कर रहा है, इंटरेस्ट ऑन लोन दे रहा है उसको, तो उस पर टैक्स काट के टीडीएस करके ही उसको इलॉन मस्क को देगा। वैसे ही अगर आर ओ आर हो या आर एन ओ आर हो, वो भी पैसा ले लिया और इंडिया में पैसा लगा दिया, कहीं सोर्स में पैसा लगा हुआ है, चाहे आर एन ओ चाहे एन आर है, वो लोग से पैसा लिया और इंडिया में लगा दिया फॉर अर्निंग बिजनेस और प्रोफेशनल सेटअप के लिए, और ये लोग एनी सोर्स के लिए, नॉन रेसिडेंट सिर्फ बिजनेस और प्रोफेशनल सेटअप के लिए लगाया, तो और आर ओ आर या आर एन ओ आर एनी सोर्स, कोई भी सोर्स के लिए लगा दिया, वो पैसा आपका अगर इंटरेस्ट ऑन लोन चुका रहा होगा, तो इलॉन मस्क को भी वो लोग टीडीएस टीसीएस काट के ही वो पेमेंट करेगा इंटरेस्ट का, ठीक है। वो जो लोन उस पर लिया है उस अमाउंट का टीडीएस, उस लोन पे जो इंटरेस्ट पे कर रहा है, मान लो 1 लाख का लोन है, 10,000 पे कर रहा है इंटरेस्ट, तो टीडीएस टीसीएस करके ही वो लोग को पे करना है। अगला, ऐसे ही रॉयल्टी और टेक्निकल फीस, गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट किसी से भी लिया टेक्निकल फीस या रॉयल्टी सर्विसेज पेमेंट करेगा, इंडियन इनकम मान के उसको टैक्स काट के ही देगा। ऐसे ही आर ओ आर और आर एन ओ आर या एन आर है, वो लोग भी किसी से भी, अगर जापान से मान लो, जैसे इंडियन गवर्नमेंट मेट्रो बनाने के लिए टेक्निकल सर्विसेज लिया, तो उसके लिए जो पेमेंट उसको कर रहा होगा, उसके पे भी वो इंडियन इनकम मान के उसको टैक्सेबल कर देगा, ठीक है सर। वैसे ही आर ओ आर या आर एन ओ आर या एन आर, कोई भी जापान से मान लो सपोज लिया, कोई टेक्निकल सर्विसेज के कैसे मैनेज करना है या क्या करना है, कुछ भी ऐसा, तो वो लोग जो उसको पेमेंट फॉर रॉयल्टी और या टेक्निकल सर्विसेज के लिए, तो पहले टीडीएस या टीसीएस काट के ही गवर्नमेंट को पे करेगा, उसके बाद ही जापान को पे करेगा, ठीक है सर। अब आगे 15 इलस्ट्रेशन है, 16 इलस्ट्रेशन है, 17 है, 18 है, ठीक है। 18 एग्ज़ाम लेवल क्वेश्चन है, सब बनाया हुआ है सॉल्यूशन में। ये 19 है, 20 है, ठीक है सर। बस यहीं तक है, इसके आगे सर इनकम अंडर हेड सैलरीज है, जो कि हम लोग आगे देखेंगे। ओके सर, बुक से इतना ही चीज़ें हैं और कुछ तो फ़िलहाल नहीं है, ठीक है सर। ओके, थैंक यू।